दोस्तों इस वीडियो सेशन में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा जो बिलीव इन योर सेल्फ जो पोएम है क्लास 9th NCERT कावेरी बुक की, उसके ऊपर आंसर की। तो जो भी बिलीव इन योर सेल्फ इस पोएम में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, उनके आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, बस आपको आपकी होमवर्क में हेल्प हो जाए इसके लिए मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है इनके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए, पोएम्स को एक्सप्लेन करते हुए, तो वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आइए एक्सरसाइजेस देखते हैं और उनके आंसर्स आपको मैं देता हूँ। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड का पहला पार्ट है और 1 और 2 इसके क्वेश्चंस हैं। तो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड का पहला पार्ट 1 और 2 क्वेश्चंस के इनके आंसर्स आपको ये रहे, दिख रहे होंगे। और फिर आपका पार्ट 2 आ जाता है, इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये सेकंड पार्ट का भी 1 और 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिख रहे होंगे। ओके, फिर आपका थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज़ द फ्रेज वाला, और इसका आंसर आपका ये रहा। व्हाट इज़ द फ्रेज वाला आंसर ये रहा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द फ्रेज बिलीव इन योरसेल्फ मीन टू यू, तो इसका आपका आंसर ये रहा। द से लेके ये यहाँ तक बीच में पूछा भी गया था इसके कि उन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को, ये मैं दिखाता हूँ कि सम वर्ड्स और फ्रेजेस को भी आप बताओ जो एसोसिएट करते हो विद बिलीविंग इन योरसेल्फ। बिलीविंग इन योरसेल्फ इस फ्रेज से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस क्या हैं, उनकी लिस्ट भी आपने देनी थी। तो ये दी हुई है, कॉन्फिडेंस, करेज, डिटर्मिनेशन वगैरह। फिर आपका क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि करेक्ट मीनिंग आपने चूज़ करना है स्टेटस को का। स्टेटस को एक फ्रेज है, उसका करेक्ट मीनिंग। ये आपको लाइन दी गई है और ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। तो स्टेटस को का मतलब होता है अ सिचुएशन टू कीप थिंग्स द सेम। ठीक है, चीज़ों को वैसे ही रखना जैसे वो हैं, सिमिलर स्टेटस मेंटेन करना, एग्जिस्टिंग कंडीशन को ही मेंटेन करना विदाउट एनी चेंज। फिर आपकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग है। ज़रा मैं देख लूँ कहाँ पे है ये एक्सरसाइज। हाँ, ये रही कि अभी जो आपने पोएम रीड की है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम आपने करेक्ट सेंट्रल आइडिया सेलेक्ट करना है हर एक स्टैंजा के लिए। ठीक है, जैसे स्टैंजा 1 है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2। स्टैंजा 2 का कौन सा है आइडिया। ठीक है, सभी स्टैंजास के आपने सेंट्रल आइडिया 1 से 4 जो स्टैंजास हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ आपने सेलेक्ट करने हैं। तो पहले स्टैंजा का सेंट्रल आइडिया आपका ये फेसिंग वाला है, दूसरे का फियर वाला है, थर्ड का पर्सनल ग्रोथ, और फोर्थ का फर्स्ट स्टेप वाला आपका सेंट्रल आइडिया करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। फिर उसके बाद राइम स्कीम है। ठीक है, तो इस पोएम की राइम स्कीम ABCB है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड लाइन है हर एक स्टैंजा की और जो फोर्थ लाइन है हर एक स्टैंजा की, उसका आखिरी वर्ड एक दूसरे से मिलता है। फिर हम बात कर रहे हैं टोन के बारे में। ठीक है, और 1 और 2 दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, या ट्रू दोनों ट्रू फॉल्स बतानी है कि जो भी टोन से संबंधित पोएम की स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है वो कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स, दोनों ट्रू हैं। उसके बाद स्पीकर के ऊपर कुछ पूछा गया है, इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। दी गई हैं आपको ब्रैकेट में करेक्ट ऑप्शंस दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है। ओके, 1 2 3 ब्लैंक्स हैं। तो पहले का आंसर है गाइड, दूसरी का आंसर है कंट्रोल ऑफ, और तीसरी का आंसर है टॉकिंग डायरेक्टली टू द रीडर। उसके बाद इमेजरी से जुड़ा हुआ कुछ है कि फ्रेजेस आपको दिए गए हैं कॉलम 1 में, और आपने उनकी वो वर्ड्स जो वो फ्रेजेस हैं वो कौन सी इमेजरी रिप्रेजेंट करते हैं,
उनको पढ़ के क्या इमेज आपके माइंड में बनती है, कॉलम 2 में आपने उनके साथ मैच करना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा दिया गया है। तो देयर इज़ नो क्राउड टू सी, इसकी इमेजरी क्या बनती है कि एक सॉलिटरी जर्नी है, एकांत में जर्नी है, अकेली जर्नी है, कि इंडिविजुअल का एफर्ट है। पुश यू बैक इन फियर, इसका क्या मतलब है, क्या इमेजरी बन रही है, मेंटल बैरियर जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ। एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको ये वाला दिया गया था। फिर सिंबलिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। एप्रोप्रिएट शब्द या फ्रेज आपने चूज़ करना है जो बॉक्स में दिया गया है। 5 दिए गए हैं, अननोन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, करेज, लीप ऑफ फेथ, स्टैग्नेशन। इनको चूज़ करके आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। तो कंफर्ट एंड द स्टेटस को रिप्रेजेंट स्टैग्नेशन, ठीक है, ये आंसर का आंसर हो गया। बोल्ड में आंसर दिए गए हैं। फ्यूचर सिंबलाइजेज द अननोन, ठीक है, रिक्वायर्स करेज टू स्टेप इन टू इनिशियल लीप ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये इसके आंसर हैं। फिर आपका मेटाफर आ जाता है कि पोइट इस लाइन में एक मेटाफर यूज़ करता है। लाइन क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट। ये मेटाफोरिकल क्यों है? मेटाफर होता क्या है, जब आप एक चीज़ को किसी और दूसरी अनरिलेटेड चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं और कोई और ही बात कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट, ये मेटाफोरिकल क्यों है? क्योंकि इस लाइन में केवल फिजिकली ही पहला स्टेप लेना नहीं बताया गया कि भारी है या हार्डेस्ट है। ये सिंबलाइज करता है कि पहला स्टेप किसी भी जर्नी का हार्डेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नई जर्नी होती है, चेंज बहुत बड़ा होता है, अनसर्टेनिटी होती है, जिससे फियर क्रिएट होता है, जिससे पहला स्टेप लेना सबसे हार्डेस्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी जर्नी की शुरुआत में आपको पता नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो गए या फेलियर आपको मिलेगा। तो जो फियर, डाउट एंड अनसर्टेनिटी है उसके कारण पहला स्टेप लेना सबसे हार्डेस्ट होता है। एंटीथीसिस के बारे में कुछ है। एंटीथीसिस होता क्या है? रेटोरिकल डिवाइस होता है जो कॉन्ट्रास्टिंग या अपोजिट आइडियाज़ को पेयर करता है। अच्छा, 2 अपोजिट आइडियाज़ को पेयर करता है एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में। ओके। जैसे ये लाइन है कि सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। एंटीथेसिस है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं कि एक कदम जो कदम रखा है मून पे, उसको एक तरफ तो कहा गया है कि आदमी के लिए छोटा स्टेप है, लेकिन जो मानवता है उसके लिए बड़ा स्टेप कहा गया है। एंटीथेसिस है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिंग आइडियाज़ रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीथेसिस क्या बनता है कि कॉन्ट्रास्ट किया जाता है स्मॉल स्टेप फॉर एन इंडिविजुअल विद अ जायंट लीप फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ओके, जैसे ये लाइन है कि पेशेंस इज़ बिटर बट इट हैज़ ए स्वीट फ्रूट, कि जो पेशेंस है वो बिटर है, कड़वी है, लेकिन जो व्यक्ति पेशेंस शो करता है उसको फल बहुत मीठा मिलता है। ये ऑपोजिंग चीज़ है, ठीक है, कि एक बिटर चीज़ को फॉलो करके वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगी, ये एंटीथेसिस है। फिर आपने पोएम में से कुछ लाइन्स आइडेंटिफाई करनी है जो यही एंटीथेसिस का कंसेप्ट शो करती हैं, और फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि वो जो लाइन्स आपने सेलेक्ट की हैं वो एंटीथेसिस क्यों हैं। तो एंटीथेसिस की कुछ लाइन्स जो सिलेक्ट की हैं वो ये हैं कि विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर, ठीक है, कि डर के कारण क्या आप फॉरवर्ड बढ़ोगे कि डर आपको डरा के पीछे धकेल देगा, ये एंटीथेसिस हैं। और एक और एग्जांपल है कि देयर इज़ सच ईज इन कंफर्ट बट दिस इज़ंट हाउ वी ग्रो, कि कंफर्ट के बारे में कहा गया कि कंफर्ट जो है वो इजी तो है कंफर्ट में रहना, लेकिन हम ग्रो नहीं कर सकते कंफर्ट जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को जो कंपेयर किया गया है, इंटर रिलेट किया गया है कि कंफर्ट और ग्रोथ, कि अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो पर्सनली डेवलप नहीं कर पाओगे। फिर आगे आपकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आ जाती है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में एक पोएम में से कुछ लाइंस आपको दी गई हैं, एक स्टैंजा, और उनके ऊपर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पहले का आंसर ये रहा
सेकंड का ये, थर्ड आपका ब्लैंक्स का ये, नंबर 4 एंड 5 का ये। फिर आपका आ जाता है आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 1 2 3 कितने हैं, ये 4 ही हैं। तो फर्स्ट का आंसर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और थर्ड का आंसर आपका ये रहा, फोर्थ का आंसर आपका ये रहा। फिर उसके बाद आपकी वोकेबुलरी आ जाती है। क्या है वोकेबुलरी में, आपको कुछ लैटिन एक्सप्रेशंस दी गई हैं और उनके मतलब आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे एटसेट्रा, जिसको हम ETC लिखते हैं, इसका मतलब होता है एंड अदर थिंग्स, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। EG जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन EG का लैटिन एक्सप्रेशन है एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है। ये आपको कुछ लैटिन के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उनका मतलब उनके सामने दिया गया है। अब आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, जो भी आपको सेंटेंस दिए गए हैं लैटिन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है जी। आई एन्जॉय रीडिंग फैंटेसी बुक्स डैश हैरी पॉटर एंड मैजिकल पेंट ब्रश। वन सेकेंड। तो मैं एंजॉय करता हूँ रीडिंग फैंटेसी बुक्स जैसे कि हैरी पॉटर और मैजिकल पेंट ब्रश। तो एग्जांपल्स दी गई हैं, हम यहाँ पे EG लिखेंगे, एग्जाम्पली ग्रेटिया, ठीक है। और सेकंड का आंसर आपका क्विड प्रो को, थर्ड का एटसेट्रा, फिर पर से, फिफ्थ का एड हॉक और सिक्स्थ का इन मीडिया रेस। ये आपके आंसर्स हैं। और उसके बाद आपका ये 6 ब्लैंक्स थी। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में एक आपको एक लाइन दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है। ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर, कि क्या आपको ये आगे धकेलेगा या आपको पुश बैक करेगा डर में। रिटोरिकल क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन दैट डजंट रिक्वायर एन आंसर। रिटोरिकल क्वेश्चन की आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती। रिटोरिकल क्वेश्चन इसलिए पूछे गए होते हैं ताकि जिसको ये क्वेश्चन पूछा गया है वो सोचने पे मजबूर हो जाए किसी पर्टिकुलर आइडिया के बारे में, ठीक है। जैसे आपने कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस रीड करने हैं 1 और 2, और आपने बताना है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं। Isn't it obvious that we must act now? Don't we all have a responsibility to make a change? कि ये क्लियर नहीं है कि अब हमें अभी एक्ट करना चाहिए, और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें कोई चेंज लेके आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो सीरियसली सोचें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और उनको मोटिवेट किया गया है करने का, और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की गई है कि वो अभी एक्शन लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, रिटोरिकल क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये लोगों को सोचने पे मजबूर करता है, टू थिंक डीपली, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और उसके बाद आपका क्या आता है, आपने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। और है क्या इसमें, कॉलम 1 में आपको सिचुएशंस दी गई हैं, और उन सिचुएशंस से जुड़े हुए आपको कॉलम 2 में रिटोरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने मैच करना है। कि डिसाइडिंग वेदर टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट, की सिचुएशन है कि आपने डिसाइड करना है, आप ये सोचने के ऊपर मजबूर हुए हैं कि आपने क्या डिसाइड करें कि क्या मैं जो सही है उसके लिए खड़ा हूँ या ना हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या मैं राइट चीज़ के लिए खड़ा हूँ, स्टैंड लूँ कि ना लूँ। तो कौन सा क्वेश्चन आपको ये थिंक करवाएगा कि हाउ कैन वी स्टे साइलेंट व्हेन वी नो व्हाट इज़ राइट, कि हम चुप कैसे रह सकते हैं जब हमें पता है कि सही क्या है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन आपको डीपली सोचने पे मजबूर करेगा कि वेदर टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट। और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ये बात सोचने पे मजबूर करेगा कि ओनिंग अप टू अ मिस्टेक मेड इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, कि कोई ग्रुप में आप काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में आपने मिस्टेक की है। तो कौन सा क्वेश्चन आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कि इफ़ आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ व्हेन विल आई, कि अगर मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो कब लूँगा, ठीक है। तो ये आपके रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं।
जो कॉलम 1 और कॉलम 2 जो मैचड थे ये आपके हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका बिलीव इन योर सेल्फ जो पोएम है उसकी आंसर की कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ ही आपकी क्लास 9th NCERT की कावेरी बुक के सभी जो चैप्टर्स हैं, सभी जो पोएम्स हैं, उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के ऊपर प्लेलिस्ट पूरी वीडियोस बन चुकी हैं, उनकी आंसर की उसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको देख सकते हैं। जो आंसर की वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डिटेल में आंसर्स को एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ आपके होमवर्क में हेल्प हो जाए इसके लिए मैंने उनको प्रोवाइड किया है। और जो चैप्टर्स और पोएम्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर्स को डिटेल्स को फुल लेंथ, पूरे चैप्टर्स को पोएम्स को डिटेल में फुल लेंथ आपको एक्सप्लेन किया है, हर एक लाइन का मतलब, हर एक वर्ड का मतलब आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से कावेरी बुक क्लास 9th की इंग्लिश की यहाँ पे आज कंप्लीट होती है। कोई और नया हम चीज़ शुरू करेंगे, तब के लिए थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने क्लास 9th में जो फेलो स्टूडेंट्स या दोस्त पढ़ते हैं उनको ये वीडियोस के इन प्लेलिस्ट्स के लिंक को आप वीडियोस के शेयर कर सकते हैं, चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।